हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए सीटेड एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है पादपों में पोषण, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये 7th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले मैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का कई चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे सब कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट भी बना, आप सभी देख लीजिएगा। सीटेड के पेपर 2 की तैयारी ये हो रही है। इसमें साइंस वाला पोर्शन मैं करवा रही हूँ। चलिए देखते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इससे पहले आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ फूड वाले चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी में पढ़ा चुकी हूँ क्लास 6 के एनसीईआरटी में, जिसमें ये था कि जो ह्यूमन बॉडी है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, इसकी ज़रूरत चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर प्लांट्स हो, दोनों को पड़ती है। प्लांट्स में भी, पौधों में भी पोषण की ज़रूरत होती है, जबकि जीवित रहने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बॉडी है, उनमें भी पोषण की ज़रूरत, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इनमें न्यूट्रिशन का तरीका अलग होता है, इनमें न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो अलग होता है। इनमें न्यूट्रिशन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करने का दूसरा तरीका होता है। यहाँ तक, और प्लांट जो होते हैं इनमें ऑब्जर्व करने का जो तरीका होता है वो दूसरा होता है। ये सब आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे लिखा है जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, ये क्या है? ये फूड के, भोजन के घटक हैं। और ये फिर यही, इन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है? पोषक पदार्थ कहा जाता है। इससे पहले जो भी एनसीईआरटी में करवाई हूँ, इंग्लिश मीडियम में करवाई हूँ, आज मैं हिंदी मीडियम में लेके आई हूँ ये जो चैप्टर है, लेकिन दोनों लैंग्वेज में चलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। आप सभी बताइएगा किस में आप ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं, वो इंग्लिश वाला भी देख के और हिंदी वाला भी देख के, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि हिंदी मीडियम वाली बुक से पढ़ाया करिए। दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने को तो मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, लेकिन जो मेन बुक है वो हिंदी मीडियम वाला आज लेके आई हूँ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो पादप हैं, प्लांट्स हैं, इनमें पोषण, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, न्यूट्रिशन की विधि कौन कौन सी हो सकती है अलग अलग प्लांट्स के लिए। एक तो फेमस विधि है फोटोसिंथेसिस, जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर और भी जो मेथड होंगे पोषण के, न्यूट्रिशन के, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पादपों में पोषण, आपको पता है छोटे बच्चों की बुक है, इसलिए यहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो चीज़ें मैं बस बताऊंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे लिखा है केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। आपको पता चल गया होगा अपना क्यों जुड़ा है यहाँ पे, मतलब कि पौधे ही ऐसे होते हैं, ये जो प्लांट्स हैं यही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं। जबकि जो मनुष्य है ये अपना भोजन भोजन के लिए किस पे डिपेंड? दूसरे पे डिपेंड रहता है, जो मनुष्य होता है। तो यही कहा जा रहा है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्लांट्स के अलावा कोई और भी है जो अपना भोजन खुद से बना सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, केवल प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से तैयार करते हैं। और इनके भोजन में आपको पता ही चल गया होगा क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये यहाँ पे दी हुई हैं। खनिज चाहिए, मतलब मिनरल्स चाहिए, CO2 चाहिए और H2O चाहिए। ये CO2 जो है ये वायुमंडल से मिलता है, और इसी के प्रोसेस से हमें क्या मिलता है? फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे और क्या दिया है। पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, तथा विभिन्न जैव प्रक्रम जो अंदर के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हार्ट का प्रोसेस है, लंग का, इनके लिए क्या होते हैं? एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ये पोषक पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्लस हमें सेफ भी रखते हैं, जैसे कि विटामिन होता है, हमें रोगों से रक्षा करता है। इसके बाद क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहा जाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं पोषण कहलाते हैं। यहाँ पे बात की गई है जो पोषण का, न्यूट्रिशन का मोड होता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है पहले हम ये लिखते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है हेट्रोट्रॉफ्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वयंपोषी और परपोषी। ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, इसे बोलेंगे स्वयंपोषी और इसे बोलेंगे विषमपोषी या फिर परपोषी। विषमपोषी इसे बोला जाता है। इसमें कौन 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 आता है? प्लांट को छोड़ के सारे इसमें आ जाते हैं। प्लांट जो होता है ये क्या होता है? इसमें प्लांट आएगा, पौधे आएंगे।
ये अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं। जो अपना भोजन स्वयं से बनाएंगे स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जैसे कि प्लांट को छोड़ के सब कुछ, हेटरोट्रॉफ्स में आ जाएंगे। फिर जो हेटरोट्रॉफ्स होता है ये भी दो पार्ट में बटा होता है। एक तो आपका हो जाएगा सेप्रोफाइट, दूसरा हो जाएगा पैरासाइट। अभी आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल इनके। आपको इसमें पता चल गया होगा, यही स्वयंपोषी विषमपोषी मैं बता चुकी हूँ इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो पादप होते हैं, पादपों की खाद्य सामग्री, खाद्य फैक्ट्री या फूड जो फैक्ट्रीज होते हैं वो कहाँ होते हैं। इसमें यही बोला जा रहा है कि जो मान लीजिए आपका ये पेड़ है, तो इनमें आपको पता है कि भोजन ये अपना स्वयं से बनाते हैं, तो इनके अंदर क्या मिलेगा, फूड फैक्ट्री मिलेगा। तो क्या जो फूड फैक्ट्री होता है, जो फूड बनने का जहाँ जगह होता है, ये पूरे ओवर प्लांट में बनता है या फिर कहीं कोई पर्टिकुलर ऐसा जगह है जहाँ पे बनता है। ये चीज़ें बोली जा रही है यहाँ पे कि क्या पूरे प्लांट में मतलब भोजन का निर्माण होता है या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। तो इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, अभी मैं बता भी रही हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। इसमें देखिए, अब ये आपका प्लांट हो गया, ये क्या यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रूट। और ये क्या है, स्टेम है, स्टेम है। और यहाँ पे आपको पता है प्लांट है तो क्या होंगी, पत्तियां भी होंगी, लीव्स भी होंगे। तो यही बोला जा रहा है, क्या कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ भोजन बनता है या फिर पूरे पूरी जो है पेड़ में ही भोजन बनता है। तो आपको पता होगा कि पूरे पेड़ में भोजन नहीं बनता, एक पर्टिकुलर जगह है, लीव्स जो है, यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है पौधों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, जो पौधों में न्यूट्रिशन मतलब भोजन का बनने का प्रोसेस होता है, वो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ा करिए, एक एक लाइन पढ़ा करिए, उसी में से क्वेश्चन बन जाता, आपको एहसास भी नहीं होता। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। आंसर आपको खुद मिल गया कि जो पत्ती है वही उसकी फूड फैक्ट्री है। पूछा जा सकता है कि पौधे का जो मतलब प्लांट्स होता है, इसका फूड फैक्ट्री कौन सा है, तो क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, लीव्स लगाएंगे आंसर में। अतः सभी कच्चे पदार्थ का मतलब है मिनरल्स जो होते हैं, H2O जो है, और CO2 जो है, ये सब चीज़ें जो मृदा से मिलती हैं, वायुमंडल से मिलती हैं, वो सभी क्या होते हैं, पहुँचते हैं पत्तियों तक। मृदा में उपस्थित जल, खनिज लवण आदि क्या अवशोषित किए जाते हैं और किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस ही मैं पहले बता देती हूँ, फिर सेंटेंस भी पढ़ लेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना इसमें। सेंटेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम नहीं बता पाते, हमारे दिमाग में नहीं आता, हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो चीज़ें छूटेंगी नहीं। ये हो गई इसकी पत्ती, ये हो गया इसका क्या है, रूट है। ये हो गई पत्ती, ये है रूट। अब आपको पता होगा कि ये जो लीफ है, इसमें क्या होता है, छोटे 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 ऐसे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, स्टोमेटा बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है, छिद्र होते हैं। इन छिद्र का क्या काम होता है, ये जो रंध्र होते हैं, इनसे CO2 का ऑब्जर्वेशन होता है। ये CO2 को, वायुमंडल से CO2 को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और जो रूट हैं, इनका क्या काम है, रूट से जो यहाँ पे मृदा में क्या पाए जाएंगे, मिनरल्स पाए जाएंगे। गलत हो गया, रुकिए। मिनरल्स जो पाए जाएंगे, मिनरल्स H2O, इनका क्या करेगा, रूट अवशोषण करेगा। ये जो जड़ है इसके द्वारा इसका अवशोषण होगा और ये कहाँ तक जाएगा, पत्तियों तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि किचन तो इसका पत्ती है ना, तो पत्तियों तक ही पत्तियों तक पहुँचाया जाएगा, रूट के द्वारा पहुँचाया जाएगा। अब रूट में भी कहीं कहीं रूट नहीं पूछता, क्योंकि रूट तो सबको पता है कि रूट के द्वारा पहुँचाया जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, वेसल पाए जाते हैं, इसमें वेसल पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में वाहिका बोला जाता है। इन वाहिकाओं का काम होता है, यहाँ से क्या करेंगे, मिनरल्स को, H2O को उठाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, ये पत्तियों को दे देंगे, उठा के किचन में रख देंगे, मतलब कि पत्तियों को दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा फूड बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या मिला, रंध्र के द्वारा CO2 मिला, वाहिकाओं के द्वारा मिनरल्स और H2O, वाहिका बोल सकते हैं या फिर रूट तो यहाँ तक का काम करता है, फिर वाहिका के द्वारा जाता है, जिसे जाइलम फ्लोएम बोला जाता है। फिर है वाहिकाओं के द्वारा इसका जो मिनरल्स है, H2O है, ये क्या हुआ, पत्तियों तक पहुँचा। अब हमें किस चीज़ की और ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है। सनलाइट कहाँ से आएगा, सनलाइट इसी पत्ती में एक और चीज़ मिलता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस कारण होता है, ग्रीन पिगमेंट के कारण, हरित लवक जिसे बोला जाता है, हरा वर्ड ऐसे वर्डक बोला जाता है, हरा वर्डक बोला जाता है, जिसे ग्रीन पिगमेंट बोला जाता है।
इसके कारण जो क्लोरोफिल मिलता है वो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश का संग्रहण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, अपने अंदर रखता है। मतलब कि सूर्य के प्रकाश का जो इसमें संग्रहण हो रहा है, सूर्य का प्रकाश भी तो चाहिए, जो सनलाइट का संग्रहण हो रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है जो सनलाइट, वो किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफिल के कारण हो रहा है। अब हमारा जो भोजन बनने का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण का, ये पूरा हो जाएगा। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है, CO2 का ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। रूट से क्या होता है, वाहिका या वेसल से क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट के कारण क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल से क्या होता है, सनलाइट का ऑब्जर्वेशन होता है। आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा सा आप फार्मूला देख लीजिए। CO2 प्लस H2O पूछा जाता है, क्या मिला, सनलाइट मिला, और क्या मिला, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, तभी तो सनलाइट ऑब्जर्व होगा इसमें। ये हुआ, H2O हुआ। अब H2O के साथ ही मिनरल भी आएगा, लेकिन यहाँ लिखा नहीं जाता। इसके बाद क्या होगा, ये क्या बनाएगा, कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अभी फिर हम सेंटेंस भी पढ़ेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना, हो सकता है कुछ छोड़ दी हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फिर और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। और कार्बोहाइड्रेट का, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट्स के काम आ जाएगा, प्लांट्स के काम आएगा। और ये जो ऑक्सीजन है ये ह्यूमन के या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं प्लांट के अलावा उनके काम आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रिलीज़ कर दिया जाएगा, किसमें, एनवायरनमेंट में। ये प्लांट नहीं लेता, ये प्लांट क्या करता है, रिलीज़ कर देता है एनवायरनमेंट में। और जो कार्बोहाइड्रेट है इसको ऑब्जर्व कर लेता है, और वही कार्बोहाइड्रेट इसको क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। यही कार्बोहाइड्रेट के द्वारा उसको एनर्जी मिलता है। अब एक एक चीज़ और देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, एक बार मैं समझा दूँ ताकि आपका बेस बन जाए। ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसी के द्वारा क्या कर रहा है, ये प्लांट जो है वो अपने मतलब कि ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। यही इसका प्लांट का क्या है, फूड है। ये किस में मिला, फोटोसिंथेसिस में मिला, प्रकाश संश्लेषण में मिला कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और आपको पता होगा कि जो हमारा प्लांट होता है, ये प्लांट है, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो कि कैसे एब्जॉर्ब होता है, किस फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में। अब क्या इसमें, इस वाले प्रोसेस में इसे नाइट्रोजन कहीं मिला, नहीं, क्योंकि यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट बना था, और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली होता है, तो यहाँ पे इसको नाइट्रोजन तो नहीं मिल पाया। अब वो नाइट्रोजन लेने के लिए दूसरा तरीका ढूंढेगा। अब नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, प्लांट को नाइट्रोजन भी तो चाहिए। अब देखिए, ये आपका रहा वायुमंडल, ये आपका वायुमंडल हुआ। वायुमंडल में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है 78%, 75% अप्रॉक्स, ये क्या है, 78%, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इतना तो है। फिर आप सोचेंगे कि ये पौधे फिर नाइट्रोजन की कमी कैसे पड़ रही है, क्योंकि ये जो हमारा प्लांट है ना, ये इस नाइट्रोजन को ऐसी ही इसी फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर पाता, नाइट्रोजन के फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर पाता। फिर क्या करना होता है, ये जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। नाइट्रेट फॉर्म में ये ले पाता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में ये हमारा प्लांट जो है ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ये इसको नाइट्रेट फॉर्म में लेना होगा। फिर क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये, यहाँ पे आपको पता है ये पृथ्वी है हमारी, इसमें इसका जो रूट है ये इसमें क्या है, लगा हुआ है। इसमें और क्या क्या आपको पाए जाते होंगे, इसमें छोटे जीव पाए जाएंगे, छोटे छोटे जीव पाए जाएंगे। ये जो जीव होते हैं ये इस नाइट्रोजन को लेते हैं, और इस नाइट्रोजन को यहाँ से ला के यहाँ पे घुला के किस फॉर्म में कर देते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में मिल गया। अब जब ये रूट यहाँ से जल का, मिनरल्स का अवशोषण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, तो क्या होगा, उसी ऑब्जर्वेशन में वाहिकाओं द्वारा, वेसल्स के द्वारा नाइट्रोजन भी पहुंच जाएगा। इस प्रकार इसके नाइट्रोजन की पूर्ति हो रही है नाइट्रेट फॉर्म में। आई होप आप समझ गए होंगे। आप चलिए सेंटेंस यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर मैं समझाऊंगी आगे क्या होता है। यहाँ पे खाद्य फैक्ट्रियाँ हो गई, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो कच्चे पदार्थ मैं समझा चुकी हूँ, कौन से कच्चे पदार्थ हैं, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद क्या होगा, हाँ, ये एक चीज़ तो छूट ही गई, प्रवेश करती है। ओवरऑल आपको सब कुछ पता चल गया। अब ये एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पे, इसीलिए
पीडीएफ या बुक इम्पॉर्टेंट है, बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ बनाती हूँ कितनी चीज़ें मैं वहाँ पे नोट करूँगी, कितनी चीज़ें टाइप करके लिखूँगी या बोल के जो भी किया जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूट ही जाएंगी। तो आप बुक से पढ़ा करिए, सबसे सही है। अब देखिए कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेल्स। आपको पता है, एक एक चीज़ आप पहले ह्यूमन बॉडी के लिए देखिए। आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, छोटे छोटे हर अंग क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है। तो जो सेल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, एक सेल दूसरे सेल से कई सेल्स मिलते हैं, फिर क्या बनाते हैं, बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं। कोई एक ऑर्गन, जैसे हार्ट हुआ, हमारा लंग हुआ, हमारा स्टमक हुआ, और बॉडी ऑर्गन बनेगा। फिर वो बॉडी ऑर्गन एक दूसरे से मिल के जुड़ के क्या बना लेगा, पूरा बॉडी बनाएगा। ऐसे होता है बॉडी का निर्माण। और सेम टू सेम ऐसे ही प्लांट का भी तो निर्माण हुआ है, उसमें भी सेल्स पाए जाते हैं, कई सारे सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एक सेल पाए जाते हैं, एक कोशिका वाला। अभी मैं बताऊंगी वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कोशिकाएं हैं क्या। सेल्स जो होते हैं, इसमें आपको पता है सेल्स जो, मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिका है। अब पता है आपको इसमें क्या क्या होगा। ये मान लीजिए कोशिका हो गया। अब ये जो कोशिका है इसमें भरा क्या होगा, इसमें जीव द्रव्य भरा होगा। ये जो कोशिका है इसमें जीव द्रव्य भरा होगा। ये रहा आपका जीव द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिगर, ये जीव द्रव्य भरा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में, ये द्रव्य भरा होता है। और इस कोशिका, ये कोशिका ऐसे मतलब कि फ्री नहीं रहती, इसके चारों तरफ एक पॉलीथीन सा लगा रहता है, झिल्ली सा लगा रहता है। इस झिल्ली को आपको पता है क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे कोशिका झिल्ली, और इंग्लिश में बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, जिसे जीव द्रव्य बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। फिर क्या होगा, जीव द्रव्य बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म हो गया। इसके बाद जीव द्रव्य नहीं, ये साइटोप्लाज्म होता है, वो कोशिका द्रव्य बोला जाता है इसे, जीव द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य हो गया। इसके बाद इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस, यहाँ अंदर इसी साइटोप्लाज्म में एक छोटा सा न्यूक्लियस बैठा रहता है, न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक हिंदी में बोला जाता है। ऐसे होता है कोशिका का स्ट्रक्चर। अब आपको पता चल गया होगा कोशिका का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिसे इंग्लिश में हम केंद्रक कह सकते हैं। ये केंद्रक क्या होता है, यहाँ पे बैठा रहता है, यहाँ पे बीच में, और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य बोला जाता है। फिर ये झिल्ली सा लगा होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ऐसे बनता है कोशिका। अब पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। यहाँ पे केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। आपने देखा होगा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। वही एग्जांपल जैसे मैं दी हूँ, कोई मान लीजिए घर है, इसमें ऐसे ऐसे लाइन लाइन होता है, फिर क्या होता है, ये ईंट अलग अलग लगे होते हैं। ये ईंट, कई ईंट मिलके क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। उसी प्रकार कई सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, प्लांट्स हो चाहे फिर ह्यूमन बॉडी हो। फिर है इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। ये आ सकता है आपके पेपर में, क्या कोई ऐसा भी जीव होता है जो एक कोशिका का बना होता है। बिल्कुल सही है। आप सभी देखिएगा कि कौन सा ऐसा जीव है जो एक कोशिका से बना होता है। आपका ये होमवर्क है, समझ लीजिए। फिर है कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके एक केंद्र होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। फिर है केंद्रक के चारों ओर जेली के समान, यही इसी को कह रहा है ये जो द्रव्य है ना साइटोप्लाज्म, इसी को बोल रहा है कि जेली के समान, ये थोड़ा ऐसे गाढ़ा सा होता है, जेली होता है जैसे वैसे। इसके समान एक पदार्थ भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कुछ भी नहीं छूटा है, यहाँ पे सब कुछ समझा चुकी हूँ मैं। अब देखिए ये लीफ के लिए देखिए, ये लीफ में मैं आपको क्या बताई थी, ये मान लीजिए लीफ है, क्योंकि हम प्लांट ही पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। मैं बोली थी इसमें ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं, ये बोली थी ना, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये छिद्र होगा। छिद्र के आसपास आप देखेंगे ये जो छिद्र है ना, ये किससे घिरा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये केंद्रक से, ये सेल्स से, ये सेल्स होगा। ये सेल्स के बीच में ऐसे जो छिद्र होगा वो क्या होगा, वो घिरा होगा। ये जो छिद्र होता है, ये सेल्स के बीच में ऐसे ऐसे घिरा रहता है। इसमें भी, क्योंकि प्लांट जो होता है ये भी सेल्स से बने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये रंध्र जो होता है, ये कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा, जिसे वसेल्स बोला जाता है, मैं बता चुकी हूँ, पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं।
जैसे मान लीजिए ये प्लांट है ना आपका, मैं समझा चुकी हूँ, हालांकि एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका लीफ हुआ। तो यहाँ पे जब रूट इसको ऑब्जर्व करेगा ना, इसके बाद इसका काम खत्म है। फिर यहाँ पे वेसल्स काम करेगा, यहाँ पे वेसल्स काम करेगा। वेसल्स वहाँ वहाँ तक बिछा होता है जहाँ जहाँ तक पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि इससे ये मिनरल्स जो है और वाटर जो है इसको पत्ती तक पहुँचाना होता है, ताकि पत्ती क्या करे, अपना भोजन बना सके, फोटोसिंथेसिस का वर्क हो सके। फिर है, पत्तियों तक फैला होता है वेसल। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बना लेती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप, ये तो बोल रहा है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता, बता चुकी हूँ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का संग्रहण करता है, ये भी है, बता चुकी हूँ। इस ऊर्जा का प्रयोग क्या करता है, जल और एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ। अतः हमने देखा क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश के लिए क्या है, आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। इसी प्रोसेस के द्वारा जो ह्यूमन है वो भी जिंदा है, और जो प्लांट्स है वो तो मान लीजिए हैं ही। और इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सन का है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि क्या बोला जाता है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अल्टीमेटम सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, सूर्य है, क्योंकि इसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। फिर है, प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा सभी जीवों का। वही है, सूर्य ना हो तो फिर क्या होगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जीव सारे खत्म हो जाएंगे, यही यहाँ पे बोला गया है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी उसी से मिलता है, और बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। सूर्य का प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट प्लांट ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है एनर्जी के रूप में, क्योंकि प्लांट को जो एनर्जी है इसी से मिलती है। और ऑक्सीजन क्या होता है, वायुमंडल में रिलीज हो जाता है, जो कि हमारे लिए वरदान है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त मतलब रिलीज होता है, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में मंड के रूप में, हाँ ये भी क्वेश्चन बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट मैं बोली थी एनर्जी के रूप में मतलब ऑब्जर्व करते हैं बॉडी प्लांट, तो ये पौधों में किस फॉर्म में पाया जाता है, मंड में, और मंड को ही बोला जाता है स्टार्च, इसी के फॉर्म में पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, ये बताए गए हैं इसके, ये जो लीफ है इसका स्ट्रक्चर, इसको काट के बीच से ऐसे काट दिया गया है। फिर बताया गया है कि यहाँ पे रंध्र है, यहाँ पे द्वार कोशिकाएं हैं ये, और ये काट है। इसमें देखिए क्लोरोफिल, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है ये क्लोरोफिल पाया जाता है, और द्वार कोशिकाएं हैं, ये चीज़ बताया गया है लीफ के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति। हाँ, ये बोल रहा है कि जो लीफ है, जब इनमें अगर हमें क्या मिल जाए, स्टार्च या मंड मिल जाए, जिसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, इसकी उपस्थिति ही हमें क्या बता देगी कि फोटोसिंथेसिस हुआ है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है, जब हमें पत्ती में स्टार्च या मंड मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट तभी बने जब प्रकाश संश्लेषण की क्या होगी, क्रिया होगी। ये छोटे बच्चों के लिए बुक है, इसलिए इसमें ज़्यादा फिगर ऐड किया गया है। यही है, सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हो रहा है, जा रहा है, और ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन का एरो इधर इधर है, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। पत्तियों में क्लोरोफिल, और यहाँ से खनिज पदार्थ मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में भी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को काम करने के लिए पत्तियां सल्क सूल रूपी हो जाती हैं। जो पत्तियां होती हैं, आपको पता है, जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, ये मॉडिफाइड होती हैं, मॉडिफाइड होकर कहीं क्या बन जाएंगी, कहीं सल्क बन जाएंगी, कहीं सूल बन जाएंगी। इन पादपों के तने हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ऐसे पादपों में जो इनके स्टेम है उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि वो जो स्टेम होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। आप मरुस्थल में देखे होंगे, जैसे कैक्टस वगैरह होता है, इनकी पत्तियां जो होती हैं, ऐसे मान लीजिए पत्तियां हैं, इसमें क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कांटे निकले रहते हैं, वही है पत्तियों का मॉडिफाइड रूप जिसे सूल बोला जाता है। सूल का मतलब आपको पता होगा कि कांटा होता है ये, तो ये इसी को कह रहा है कि ये पत्तियां जो होती है वो सूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, या फिर सल्क के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पे भी जो तना होता है, स्टेम होता है, वहाँ पे भी ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि उनके जो तने होते हैं वो हरे होते हैं। हरा होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल का उपस्थिति ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। एक ही प्रकार के पौधों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए बोल रहा है। फिर है,
हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी। हाँ, कभी कभी आप देखे होंगे, यहाँ पे फिगर कहीं दिया गया था, ये देखिए, समझिए पहले आप। ये देखिए, येलो है, ग्रीन है, कुछ कुछ, ये देखिए पिंक सी है, ये देखिए अलग कलर की, ये देखिए अलग कलर की, ये देखिए पूरी येलो है। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं उनमें ही बस क्या हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन वर्डक है। तो क्या इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो कलरफुल पत्तियां होती हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन उनमें क्लोरोफिल आया कैसे, कैसे पता चला कि उनमें क्लोरोफिल है, क्योंकि वो तो हरी है ही नहीं। तो उसमें यूं होता है कुछ, मान लीजिए ये आपका लीफ है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्लोरोफिल तो था, इसमें क्लोरोफिल तो था, लेकिन इसमें जो और भी वर्णक थे, जो और भी पिगमेंट थे, जिसे वर्णक बोला जाता है, और भी जो पिगमेंट थे वो भी इसमें क्या थे, प्रेजेंट थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रेड पिगमेंट है, ये भी प्रेजेंट था। और कौन सा था, येलो था, ये भी प्रेजेंट था। तो ये जो रेड और येलो है, ये पिगमेंट है, ये क्या किया, ये जो ग्रीन पिगमेंट है इस पर हावी हो गया, इस पर ऐसे ऐसे ढक लिया। इसके बाद जब ढक लिया तो हमें जो लीफ है ये कैसी दिखने लगी, हमें येलो दिखने लगी। ये लीफ जो है वो येलो दिखने लगी। अब येलो दिखने लगी तो इसका मतलब तो ये नहीं कि इसमें क्लोरोफिल था ही नहीं, था, क्लोरोफिल तो था ही, बस वो क्या हुआ, ढक उठा है। तो क्लोरोफिल तो था, तो इसका मतलब जब क्लोरोफिल था तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, और ये पौधे तभी तो जीवित हैं। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि तभी तो ये जीवित हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग कलर की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी ग्रीन पिगमेंट होता है, बस वो अलग कलर के वर्णक उसमें प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो ढक उठती हैं, लेकिन उसमें जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यही बोल रहा है, लाल भूरे अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपने गीली दीवारों पर तालाब, ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी जैसे पादप क्या है देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं। ये शैवाल की बात हो रही है। ये जो शैवाल होता है, इससे क्वेश्चन बनता है, क्या ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, मतलब कि स्वपोषी होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो इसका आंसर होगा यस, ये स्वपोषी होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है। तो इसका आंसर है यस। और देखिए इसमें क्या होता है, ये कहाँ मिलते हैं, आपको पता है कि जो शैवाल होते हैं वो जैसे तालाब है, नदी है, ऐसे जगह पे मिलते हैं जहाँ जहाँ क्या, नदी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए क्या होना चाहिए, ठहरा हुआ पानी चाहिए। तालाब है, जलाशय है, जहाँ पे ठहरा हुआ पानी हो, वहाँ पे शैवाल मिलते हैं। शैवाल ऐसे आप देखे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर के, ग्रीन ही ले लेती हूँ, जस्ट अपोजिट कलर है ये, ग्रीन ग्रीन कलर के। यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे शैवाल होते हैं, और वो शैवाल ग्रीन होते हैं, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब कि शैवाल जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, आई मीन ये स्वपोषी होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, जो शैवाल होते हैं इनकी वृद्धि कैसे होती है। तो उत्पत्ति मतलब ये बनते कैसे हैं, तो कुछ जीव होते हैं छोटे छोटे जिनकी क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है, इनके नंबर में वृद्धि होती है, फिर ये वृद्धि होकर क्या बनाते हैं, शैवाल बनाते हैं, शैवाल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये स्वपोषी होते हैं, इनमें खुद से क्या होता है, भोजन बनता है। नेक्स्ट आगे इधर वाला पढ़ना था ना। इसके पश्चात पादप खाद्य पदार्थ के अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन, वसा का संश्लेषण करते हैं। ये इन चीज़ों का भी क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, यहाँ पे पढ़ना है। फिर है नेक्स्ट, शैवाल भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, जो पादप होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका संश्लेषण होता है। एज एग्जाम्पल मैं आपको नाइट्रोजन बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन वो वायुमंडल से कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कीटों के द्वारा उसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो पौधे ऑब्जर्व कर पाते हैं। डायरेक्ट वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं, आप अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता। फिर है
इसी से बने होते हैं। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के अन्य संघटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। ये बनता है क्वेश्चन कि क्या कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजनी पदार्थ है, तो आप लगाएंगे नो। अगर कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजनी पदार्थ होता तो ये जो प्लांट्स है बेचारा, इसको किसी और से नाइट्रोजन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये नाइट्रोजनी पदार्थ नहीं है। इसमें मैं बोली हूँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ओनली बना है ये। जबकि आप देखेंगे जो प्रोटीन है, इसमें जो प्रोटीन है ये क्या है, ये ये नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन ऐड हो। मतलब कि ये किससे बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा होता है नाइट्रोजन। इन सब चीज़ों से मिला होता है, इसीलिए प्रोटीन को नाइट्रोजनी पदार्थ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये बोला गया है, इसमें नाइट्रोजन होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, मैं बता चुकी हूँ कहाँ से मिलता है। क्योंकि वायु में, ये देखिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं और मृदा में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, या अवशोषित कर किए जाते हैं किसके साथ, जल के साथ। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं। हाँ, जो उर्वरक होता है और खाद होता है, इससे भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, इससे भी नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इससे क्या होता है, इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। एक तो किससे, एक तो जो वायुमंडल का नाइट्रोजन उसे नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, दूसरा उर्वरक और खाद से। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन और वसा का क्या कर देते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। किससे, खाद से, या फिर वही जो जीवाणु के द्वारा नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन की अदर मेथड्स क्या क्या हैं, अदर प्रोसेस क्या क्या हैं, इसको चलिए हम पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ तो ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता, जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं मिलता। उन प्लांट्स में क्या होता होगा, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता, वे भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं, इस बात को यहाँ पे बताया गया। आप सुने होंगे विषमपोषी प्रणाली। विषमपोषी प्रणाली ये क्या है, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा दूसरे का ही लेगा। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो भी, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खुद का भोजन नहीं बनाते। मतलब कि ऑटोट्रोफ्स, सारे प्लांट ऑटोट्रोफ्स नहीं होते। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सारे प्लांट्स नहीं होते। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, जैसे कि आपको अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी, अमरबेल वगैरह वगैरह है इसमें। तो सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं मिलेगा वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, क्लोरोफिल जिसमें नहीं मिलेगा वो हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएंगे। ऐसे पौधे क्या करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एज एग्जाम्पल हम अमर बेल को लेते हैं। ये जो अमर, यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं ना, ये ऊपर ऊपर अमर बेल है, येलो येलो कलर का। तो ये जो होता है, इसमें लता होती है, लता होती है। ये लता ना किसी ऐसे बड़े पेड़ को पकड़ लेगी, ऐसे किसी बड़े पेड़ को पकड़ लेगी। फिर ये जो लताएं हैं ये क्या होंगी, इस बड़े पेड़ पे ऐसे चिपक सी जाएंगी। ऐसे क्या होंगी, चिपक सी जाएंगी, ऐसे इसी पे लेटी हुई रहेंगी। आप देखे होंगे कि कुछ लताएं होती हैं, क्या होती हैं, लेटी हुई, ऐसे लेटी हुई, इसी के ऊपर ऐसे 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 लेटी हुई रहती हैं। ये तो इसी के ऊपर निवास भी करेंगी, प्लस जो न्यूट्रिशन होगा, इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो भी इसी पेड़ से लेंगी। जो पोषक पदार्थ होंगे इसी पेड़ से लेंगी। तो ये क्या, ये जो लता है अमरबेल, इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये किस में आएगा, ये परजीवी में आएगा। ये किस में आएगा, परजीवी में। और वही जो प्लांट है, ये देखिए, ये जो प्लांट है और इस पे जो ये लता लेटी हुई है, आप देखिएगा दोनों में डिफरेंस। ये जो लता लेटी है ये क्या है, ये जो लता लेटी है ये है परजीवी। क्योंकि ये दूसरे से क्या कर रही है, न्यूट्रिशन भी ले रही है, उसी पे निवास भी कर रही है। और ये लेकिन जो प्लांट है अंदर, ये है परपोषी, ये परपोषी है। पढ़ते हैं यहाँ पे, आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा, रस्सी की तरह कैसे होते हैं। ये पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है इस पेड़ पे, अमरबेल का पादप है ये। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोफिल नहीं होता तभी तो किसी और पे लिपटा हुआ है। ये अपने
भोजन अपने भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित होने का मतलब उसी पे लेटे होते हैं। फिर है जिस पर ये आरोहित होता है वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से क्या करते हैं, वंचित करते हैं। कि जब इसका पोषक ये ले लेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो पेड़ का जो परपोषी पेड़ का पोषक है वो तो कम ही होगा। इन्हें परजीवी कहा जाता है। परजीवी का मतलब होता है पैरासाइट, पैरासाइट जिसे परजीवी बोला जाता है। अब हम देखते हैं क्या और भी अन्य जंतु हैं जो परजीवी हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फिगर को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा आपको, जिससे पता चल जाए कि इस पे जो ये लेटा हुआ है ये अमरबेल है। अमरबेल परजीवी है, जबकि ये जो पादप है वो क्या है, वो परपोषी है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं और भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि ये कौन सा प्रकार आ गया पैरासाइट जिसे परजीवी बोला जाता है, तो आप समझ लीजिए ये जो पोषण था, न्यूट्रिशन था, वो कितने प्रकार का था, मैं स्टार्टिंग में बताई थी, दो प्रकार का, ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स था। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स में वो वहीं पे हुआ ख़त्म। एक तो सन से लेते हैं, दूसरे दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं। फिर क्या होता है, एक तो सन से एनर्जी लेते हैं, दूसरा क्या होता है ऑर्गेनिक, दूसरे जीव पे नहीं डिपेंड रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं अपनी एनर्जी, ये हो गया। दूसरा हेट्रोट्रॉफ्स जो है, इसमें दो प्रकार हो गए। फिर एक तो आपका आएगा सेप्रोफाइट, जिसे अभी हम पढ़ेंगे, सेप्रोफाइट हो जाएगा। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो हो जाएगा आपका, ये तो कलर नहीं अच्छा है, दूसरा जो इसका टाइप है वो हो जाएगा पैरासाइट, जिसे अभी हम पढ़ चुके हैं एज ए एग्जाम्पल अमरबेल पैरासाइट। तो ये दो प्रकार का होता है। हेट्रो मतलब कि परपोषी जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो परजीवी, दूसरा इसे हिंदी में बोलेंगे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड करते हैं अपने आप को। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है या सुना है जिनके बारे में जो जंतुओं का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप घटपड़ी सुने हैं। वो क्या करते हैं, वो जो घटपड़ी होता है, पहले समझा दूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये जो घटपड़ी है, ऐसे इसका मुंह होता है, साथ में इसका जो ये पत्ती होता है ये क्या ऐसे घड़े की नुमा ऊपर ऐसे बन जाता है, और ये घटपड़ी ऐसे करके कुछ इस टाइप से होता है। ये घटपड़ी हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे इसका जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे रोम होते हैं, रोम रोम होते हैं छोटे छोटे, जो नीचे की तरफ क्या होते हैं, झुके होते हैं। जैसे ही इस पे कोई कीड़ा मान लीजिए आके बैठा, फिर क्या होगा, ये तुरंत ये जो इसका ये पत्ती है ये ढक देगा इसको, और जो कीड़ा होगा इससे क्या करेगा, ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, नाइट्रोजन लेगा, क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो न्यूट्रिशन है वो उसके माध्यम से नहीं हो पाता, मतलब कि मृदा से नहीं हो पाता, मिट्टी से नहीं हो पाता। ये अपना न्यूट्रिशन कीड़ों मकोड़ों को खा के लेता है। तो ये होता है घटपड़ी का पौधा। इसमें पूछा जाता है कि ये जो घटपड़ी के पौधे में घट बनता है, ये जो ढक्कन बनता है, इसे ढक्कन भी बोला जा सकता है, ढक्कन वाला पोर्शन जिससे ढका जाता है, ये बनता है, ये किसका रूप होता है, तो ये जो लीफ होता है घटपड़ी का जो लीफ होता है, इसी का क्या होता है, मॉडिफाइड रूप है ये, इसी का मॉडिफाइड रूप है, हम जिसे बोल सकते हैं परिवर्तित रूपांतरित भाग है, ये पत्ती का रूपांतरित भाग है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, मतलब खा जाते हैं। क्या ये विस्मयकारी है, ऐसे पौधे हरे या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं, हरे भी होते हैं, और इनमें फोटोसिंथेसिस भी ऐसे नहीं होता, ये अपने न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस से इनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। फिर है पादप को देखिए, इसके घड़े, अब घटपड़ी पौधे से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना था, इसलिए आप देखिएगा इसका एक एक मतलब की विशेषता, इसकी एक एक विशेषता ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पत्ती का क्या है, रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन का बनता है। घड़े के अंदर क्या होता है, अनेक रोम होते हैं। इसमें दे देगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ऐसे क्वेश्चन। जो नीचे की ओर क्या होते हैं, ढल के होते हैं, मतलब ढके होते हैं, ऐसे झुके होते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, इसे बोला जाता है। जब कोई कीट जो है घड़े में प्रवेश करता है तो यह उनके रोमों से क्या, ये रोम जो होते हैं ये चिपका लेते हैं, अपने आप में फंसा लेते हैं, इसीलिए होते हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस, उसमें पाचक रस होगा, फिर क्या होगा, जिससे कीटों का जो पाचन इंसेक्ट है जो गया है अंदर, उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप इंसेक्टिवोरस, जिसे बोला जाता है कीटभक्षी पादप, हिंदी में बोला जाता है, कहलाते हैं। इसका और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक तो दो, जैसे देखिए
होते तो कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी में मेंशन है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। वीनस फ्लाई ट्रैप और दूसरा है सैंड कीट भक्षी, और इसे ऐसे पादप को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस, या फिर हिंदी में बोलेंगे कीट भक्षी पादप, क्योंकि ये कीड़े खाते हैं। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें बता चुकी हूँ मैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है? ऑब्वियस सी बात है, ये संभव है, यस इसका आंसर कि संभव है, तभी तो वो कीड़े को खाते हैं अपने न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं मृतब जीवी, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में सैप्रोफाइट, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सैप्रोफाइट, हिंदी में बोला जाता है मृतोपजीवी। अपने बाजार में मशरूम, छत्रक जिसे बोला जाता है, मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। जो मशरूम होता है ये किसका एग्जाम्पल होता है? मृतोपजीवी का एग्जाम्पल होता है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों। अब देखिए मशरूम के बारे में भी क्वेश्चन बना है, पूछा जाएगा कि मशरूम के बारे में ऐसे पूछा जाएगा कौन सा कथन सत्य है, तो इसलिए मशरूम की जितनी भी विशेषताएं आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली बात तो ये होता कहाँ है? वर्षा के दिनों में होता है। दूसरी बात ये है वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों और तनों के छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे, ये वही है मशरूम है। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। मतलब कि आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ से मिलता है और किस प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये देखिए आपका मशरूम है, छत्रक के पैकेट हैं, सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक, यहाँ सड़ी गली वस्तु है जिसपे ये मशरूम जो है वो उगा है। फिर यहाँ पे देखते हैं ब्रेड, जिसे डबल रोटी बोला जाता है, का एक टुकड़ा लीजिए, इसको जल में भिगो लीजिए, ये बोल रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर है इसे किसी नम अथवा उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना आ जाए। ये कोई ब्रेड है, इसको रख दीजिए, इसको तब तक रखिए भिगो के जब तक इस पे ऐसे ऐसे रोए नुमा क्या ना आ जाए, संरचना ना आ जाए। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षकों को नोटबुक में यही बोल रहा है, लिखिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, यह कवक या फंजाई कहलाते हैं। ये जानते हैं आप ये क्या है? ये कवक या फंजाई हैं। ये जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर जो रेशे सा निकल गया येलो येलो हल्का, ये क्या होता है? ये कवक या फंजाई होता है। ये क्या होता है? कवक होता है। ये हम कहाँ पढ़े थे? ये इसके बाद है क्या? मृतोपजीवी, हाँ मशरूम वाला, हाँ पहले इसको पढ़ना था, पहले उसको पढ़ लिए। ये होता है आपका ब्रेड पे उगती हुई कवक। कवक से आपको पता है तमाम बीमारियां होती हैं। फिर देखते हैं ये कवक किस में आएगा? सेप्रोफाइट में आएगा, मृतोपजीवी में आएगा, मृतोपजीवी में आएगा। फिर है के रूप में अवशोषण करते हैं। किस चीज़ का अवशोषण कर लिए? हाँ, तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। देखिए ये कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत और अपघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं पर होते हैं, आपको पता ही होगा। पाचक रसों का स्राव करते हैं, तत्पश्चात उसे साधारण या विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद इसी पे पाचक रस का स्राव करेंगे, उसी को खाएंगे। इनका पाचक रस बाहर ही स्राव होता है। फिर है अवशोषण कर लेते हैं पोषक पदार्थों का। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को किसी जीव, किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें सैप्रोफाइट मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतोपजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कवक फंजाई जिसे बोला जाता है। ये अचार देखे होंगे, व्हाइट व्हाइट लग जाता है ऊपर, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ नम और उष्ण हो, मतलब गर्मी भी हो सर्द भी हो। कवकों की वृद्धि के लिए, कवक के लिए देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए आप देखिएगा कि ये कहाँ उगते हैं, नम और उष्ण जगह हो, ये इंपॉर्टेंट है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति है। ये पूछा जा सकता है कि जो कवक होते हैं इनकी वृद्धि के लिए सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक कवक जो होते हैं इनकी वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और क्या हो जाते हैं? अनुपयोगी हो जाते हैं। फिर इतने मतलब कि कवक जो होते हैं इतने इनकी इतनी वृद्धि हो जाती है कि जो और भी कवक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और अनुपयोगी हो जाते हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। कवक से नुकसान भी होता है, कवक को कहीं कहीं यूज़ भी किया जाता है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब इससे लंग वाली भी बीमारी होती है और जो खुजली वाले ये सब चीज़ें होती है ये भी होता है।
ऐसे जैव पदार्थ तथा उत्पाद में बैठते हैं जहाँ नम हो और क्या हो, उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ये बोल रहा था कि ऐसे होता है कवक का जन्म। फिर देखते हैं हम, अब सहजीवी आ गया। सहजीवी जिसे बोला जाता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। जैसे कि कुछ जीव ऐसे, दो जीव हो गए, ये क्या करते हैं, कवक और शैवाल इसका एग्जाम्पल होता है, जिसे लाइकेन बोला जाता है। इसमें क्या करती है, दोनों साथ साथ रहते हैं, एक इसको पोषण देगा, दूसरा भोजन बना के इसको देगा। ऐसे होता है सहजीवी, साथ साथ रहने वाला। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बांटते हैं। अपना जो आवास है और पोषक तत्व है, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बांट देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे मतलब कि आप एग्जाम्पल देखिए, लाइकेन जो होता है ये किससे मिलके बना होता है। जो लाइकेन होता है इसमें एक शैवाल होता है, एक शैवाल होता है, और दूसरा ये रहा आपका शैवाल, और दूसरा होता है कवक। इसमें जो कवक है ना, ये जो इसी इसी को मिला के इसका मिला हुआ रूप लाइकेन कहलाता है, लाइकेन। तो ये जो इसमें कवक है ये क्या करेगा, इसके अंदर आपको पता है कवक में क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, जो क्लोरोफिल नहीं पाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होगा, ये अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाएगा, ये जो कवक है। वही जो शैवाल है इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ये अपना भोजन बना लेता है, लेकिन इसके पास न्यूट्रिशन की कमी है। और इसके पास जो कवक है इसके पास न्यूट्रिशन है। ये जो कवक है इसको क्या करेगा, इसको जो पोषक पदार्थ हैं जैसे न्यूट्रिशंस हैं, जो कुछ भी हैं, इनका अवशोषण करने में क्या करेगा, मदद करेगा। जो कवक है वो मदद करेगा। दूसरा क्या है, रहने का स्थान देगा, शैवाल को रहने देगा, अपने ऊपर रहने का स्थान देगा। और क्या करेगा, जो जल एवं पोषक पदार्थ है ये क्या करेगा, शैवाल को उठा के दे देगा कि लो खाना बना लो, तुम भी बना लो अपने लिए और मुझे भी दे देना। बदले में शैवाल क्या करेगा, अब इसे शैवाल को मिल गया पोषक पदार्थ, रहने की जगह मिल गई, पोषक पदार्थ मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब शैवाल अपना भोजन बनाना स्टार्ट करेगा। जो शैवाल है वो भोजन बनाएगा, और बदले में ये जो कवक है इसने इसे भोजन बनाने के लिए मटेरियल्स जो दिया था, जो जल दिया था, पोषक तत्व दिया था और रहने का स्थान दिया था, सो ये जैसे ही भोजन बना लेगा, ये क्या करेगा, ये कवक के साथ शेयर कर लेगा, कवक को भी भोजन बना के दे देगा बदले में। तो ये होता है सहजीवी संबंध, मतलब ये इसको आवास देगा और ये पोषक तत्व देगा, लेकिन भोजन खुद नहीं ये बना पाता। कवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन जो शैवाल है ये भोजन खुद बना लेगा। तो ये क्या करेगा, जो कवक इसको देगा पोषक तत्व और रहने का स्थान, तो ये शैवाल भोजन बनाएगा और कवक को दे देगा, खुद भी यूज़ करेगा। तो ये प्रोसेस होता है, मतलब दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं, इसीलिए इसे सिम्बायोसिस जो है संबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस। इसे इंग्लिश, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से आप होंगे तो सिम्बायोसिस बोला जाता है, सहजीवी। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। उदाहरण, जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। बच्चों की जड़ों में क्या कर रहे हैं, जो वृक्षों को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, प्लस वृक्षों से ले भी रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बाद। वृक्ष जो है कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता मिलती है। जैसे ये वृक्ष हो गया, इसकी जड़ें हो गई है। अब कवक क्या रहेगा, यहीं पे आप देखे होंगे कवक यहाँ पे रहेगा, तो ये क्या करेगा, जो कवक है ये इसको मतलब कि पोषक तत्व देगा और जो जल का अवशोषण है इन सब में हेल्प कराएगा, इन सब में हेल्प कराएगा। और बदले में ये जो यहाँ पे इसके जो है इसकी लीफ में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये इसको क्या कर देगा, पोषण देगा। ये होता है इसमें। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता देता है ये कवक। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। जैसे एग्जाम्पल है इसका लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में जो दो भागीदार होते हैं, इसमें एक शैवाल होता है, दूसरा क्या होता है, कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में, ये सब बता चुकी हूँ, क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है और क्या देता है, जल देता है, पोषक तत्व देता है, जबकि जो शैवाल है उसे बदले में प्रकाश संश्लेषण करेगा और क्या करेगा, भोजन प्रोवाइड करेगा। फिर देखते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति किन प्रकार से होती है। आप देखे होंगे मिट्टी जो होती है जिसपे खेती की जाती है, जब खेती की जाती है, जब खेती की कटाई हो जाती है, जो फसल है इसको काट लिया जाता है, फसल काट लिया जाता है, तो फिर क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फिर उसमें जो ये कवक होते हैं,
ये केचुआ वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। एक तो ये हो गए, ये मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, राइजोबियम जीवाणु कहलाते हैं, ये राइजोबियम जीवाणु कहलाते हैं। ये पाए जाते हैं, ये ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, मतलब कि मिट्टी में नाइट्रोजन को देते हैं, घुलाते हैं, ये काम करते हैं। जैसे कि चना, जो दलहन होता है, चना है, दाल है, इन सब के जड़ों में ये बैक्टीरिया पाई जाती है। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यही है, आपने खेतों में और माली में, बगीचे के लॉन में क्या होगा, गमलों में खाद और उर्वरक डालते हुए देखा होगा। इसीलिए डालते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं, मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक खाद में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो उर्वरक एवं खाद होता है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिले होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, ये पोषक तत्व खाद में मिले होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पोषक तत्व मिले होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, और फिर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा की बात हो रही है यहाँ पे। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाया जाता है, मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जबकि वायु में नाइट्रोजन तो होता है, ये मैं बता चुकी हूँ, वायु में होता है, लेकिन इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो इसे ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती, परंतु पादप इसका उस प्रकार से प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को बिलीय रूप में ही क्या करते हैं, अवशोषित कर पाते हैं। जब घुला हुआ नाइट्रोजन होगा तभी वो अवशोषित कर पाएंगे जो पौधे होते हैं। फिर है कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, ये बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सन का काम करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देती है। फिर है, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यही है कवक का काम ये भी करता है। जो राइजोबियम है वो भी लाइक ये फंगस जो होता है, कवक जो होता है, इसी के हिसाब से ये भी होता है उसी टाइप का। ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सन का काम तो करता है, लेकिन ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता होगा, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कर। ये चना मटर, ये देखिए किसकी जड़ में पाया जाता है, ये एग्जाम्पल ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है इसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सन का काम है। दूसरी बात ये है, ये पाया कहाँ पे जाता है, ये चना मटर मूंग सेम और फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करवाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पे चना मटर ये सब बोला जाता है वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, इसके बदले पादप क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ये जीवाणु जो है ये क्या करते हैं, जो पेड़ है ये क्या करते हैं, इसको आवास देंगे और खाद्य पदार्थ देंगे, अपनी जड़ में रहने देंगे और इसको न्यूट्रिशन भी देंगे, प्लस ये राइजोबियम क्या करेगा, ये नाइट्रोजन देगा। अतः उसमें सहजीवी संबंध होता है। अब आप समझ गए होंगे सहजीवी संबंध, लाइकेन और उसमें होता था, लाइकेन में होता था कवक और शैवाल में, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया का हो रहा है और दाल मटर चना के साथ। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः जो उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सन का काम कर रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर रहा है। ये पाया कहाँ जाता है, चना मटर दाल, इसी के साथ इसका सहजीवी संबंध भी होता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर पादप क्या होते हैं, ये होते हैं स्वयपोषी। जो अधिकतर पादप होते हैं, अधिकतर प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वयपोषी, मतलब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। बहुत कम ही पादप ऐसे होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी मृतोपजीवी एक दूसरे से पादपों से पोषण करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। इसमें बोला गया है कि सभी जो प्राणी हैं वो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, जो पौधे पे डिपेंड होते हैं या किसी अन्य प्राणी पे डिपेंड होते हैं, उन्हें विषम पोषी कहा गया है, ये बता चुकी हूँ। इस प्रकार क्या होता है, क्या हम कह सकते हैं कि जो कीट भक्षी होता है वो आंशिक विषम पोषी है, बिल्कुल सही है ये,
क्योंकि कीटभक्षी जो होता है वो क्या होता है, दूसरे जीवों पे कीट को खाता है, कीट पे ये डिपेंड होता है। अब देखिए प्रमुख शब्द यहाँ पे ये हो गए। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है आपने क्या सीखा वाला पोर्शन, इसमें जो की पॉइंट्स होते हैं वो अलग निकाल के दे दिए गए होते हैं। हम एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर ख़त्म आपका ये वाला चैप्टर। लास्ट में मैं PYQ भी करवाऊंगी, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी जीवों को खाद्य पदार्थ की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ही। हरे जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं, सही है। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज आदि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं इनका क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। अब देख रहे होंगे कि आपको ये सब पॉइंट्स जो है कुछ भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब जैसे लगता होगा कि ये तो बहुत ईजी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये हो गया, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है, सही है। फिर है कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। वहीं प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, ये भी बता चुकी हूँ। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां सौर ऊर्जा को क्या करती हैं, संचयन करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है, ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा किया जाता है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर लेते हैं। फिर है कवक अपना पोषण मृत अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, बता चुकी हूँ। वो मृत जीवी से सेप्रोफाइट इसीलिए कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अमरवेल, ये क्या है, परजीवी है। वे परपोषी पादप से अपना क्या करते हैं, जो परपोषी पर, ये देखिए जो ये पेड़ है ना, यही तो मैं बताई थी, ये जो पेड़ है जिसपे ये ऐसे चिपके रहेंगे, लटके रहेंगे, वो ये जो लटके हुए हैं ये क्या कहला रहे हैं, ये तो परजीवी कहला रहे हैं, परजीवी। पर जिस पर लटके हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, बहुत मोटा हो गया ब्रश, ये कहलाएगा, जिस पेड़ पे लटके हैं ये कहलाएगा परपोषी। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, जोक वाला, जो पानी में पाया जाता है, आप देखे होंगे जोक पाया जाता है, ये क्या करता है, किसी जीव पे चिपक जाता है, ऐसे चिपक जाता है। तो ये जो चिपक के क्या करता है, खून चूसता है वो। तो जो जोक है ये क्या है, ये परजीवी है, ये परजीवी है। और जो इसको पोषण प्रदान कर रहा है ये है परपोषी, जिसपे ये चिपका हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको। कुछ पादप अन्य जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। वही है स्वपोषी विषमपोषी, ऑब्वियस सी बात आपको स्टार्टिंग में ही मैं बताई थी, ये सब आपको आ ही गया होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट देखते हैं आप। इसमें ये पूरा चैप्टर जो है क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरे वाले वीडियो में क्वेश्चन भी करवा दूंगी, और फिर जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है फिर PYQ ही चलेगा, जब तक कि क्या होना ही हो जाएगा आपका जो एग्ज़ाम है वो हो नहीं जाता, तब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलेंगे। ओके, अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन हैं उसको भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपका चैप्टर ना देखे इसी क्वेश्चन से कर दे क्वेश्चन। यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, प्लस जो ऑप्शनल वाले होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्योंकि हरे पादप क्या करते हैं, अपना खाद्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वयपोषी। फिर है नेक्स्ट, पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन का भंडारण किसके रूप में किया जाता है, मंड के रूप में किया जाता है, जिसे हमें कार्बोहाइड्रेट बोली थी, स्टार्च बोली थी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका मंड या स्टार्च। फिर है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, बताई थी मैं, ग्रीन वर्णक होता है वो, उसे कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, या क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं, क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे वर्णक पूछा है तो आपके में तो ऑप्शन रहेगा ही, क्लोरोफिल दे रहा है या फिर हरित लवक पूछा जा रहा है, हरित लवक जिसे बोला जाता है, तो यहाँ पे ये होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और देते क्या है, बदले में ऑक्सीजन देते हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट देते हैं, उसकी बात नहीं यहाँ पे की जा रही है। फिर यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से, यहाँ पे परिभाषित कीजिए, ये नहीं आएगा, ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं और सही उत्तर पर निशान लगाइए। अमरवेल किसका उदाहरण है, अभी बताई थी, क्या है ये, पैरासाइट, परजीवी जिसे बोलते हैं, पैरासाइट, परजीवी बोलते हैं। जबकि ये जिस पेड़ पे था उस पेड़ को अगर पूछ ले, ये पूछा जा सकता है जिस पेड़ पे, वो पेड़ क्या कहलाएगा, ये परपोषी कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा, पेड़ जो होगा ये परजीवी कहलाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, उल्टा मत समझिएगा, ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, परजीवी। और जो इसको ट्रिक लगा लीजिए,
यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से बता देती हूँ, नहीं नहीं तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे पैरासाइट परजीवी दिया, हिंदी वाला देखिए आप, परजीवी, यहाँ पे परजीवी लिखा है। और मैं क्या बोली, जो ऊपर रहता है, जो यहाँ पे चिपका हुआ रहता है, इस पे लेटा हुआ रहता है, वो क्या होता है, वो परजीवी होता है, वो परजीवी होता है। और ये क्या कर रहा है बेचारा, जो ये पेड़ है ये क्या कर रहा है, ये बेवकूफ़ों की बातें, इसको पोषण दे रहा है, ये पोषण दे रहा है, ये पोषण दे रहा है, पोषण दे रहा है, मतलब कि क्या हो गया ये, जो पोषण देगा वो परपोषी, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए, जो पोषण देगा वो परपोषी। देखिए पोषण यहाँ पे जो पोषण देगा परपोषी, पोषण किस ले रहा, पेड़ पे, पोषण लेने के लिए तो उस पे वो लेटा हुआ है। ऐसे आप रिलेट करके आंसर दे दीजिए। फिर कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, क्या बोला था, दो तीन मतलब कि वहाँ पे बताया गया था नाम, उस नाम को अभी आपका काम है फिर से जाके पीछे जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है घटपड़ी, क्या है, घटपड़ी यहाँ पे आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, घटपड़ी है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पिचर प्लांट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन है कुछ कि नहीं। हाँ यहाँ पे ये देखिए मिलाने वाला, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, भले ही मिलाने वाला हो, इसका फॉर्म चेंज कर देगा। क्लोरोफिल किस में मिलेगा, पत्ती में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अभी नाइट्रोजन के लिए जीवाणु होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अमरबेल क्या है, अमरबेल जो है परपोषी है, परपोषी नहीं परजीवी, देखिए गलती हो रही थी कैसे, अमरबेल क्या है, ये परजीवी है। और जो ये जंतु है ये क्या है, ये परपोषित है। जबकि जो कीट भक्षी है ये क्या है, घटपड़ी है। आगे समझ में, ये कीट भक्षी क्या बोला जाता है, घटपड़ी बोला जाता है। दोनों नाम आप अभी फिर से देख लीजिएगा वहाँ पे, ये आपका होमवर्क है। कीट भक्षी क्या है, ये घटपड़ी है, जंतु है, परपोषी होता है, अमरबेल परजीवी है, नाइट्रोजन जीवाणु होता है जिसे राइजोबियम बोला जाता है, राइजोबियम। इस जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन का ऑब्जर्वेशन होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर पेड़ पौधे उसे ऑब्जर्व करते हैं। क्लोरोफिल है, पत्ती में पाया जाता है। फिर निम्नलिखित कथनों में से शुद्ध अशुद्ध का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, नहीं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मुक्त होती है, रिलीज तो होती है ऑक्सीजन, तो ये गलत है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं, गलत है, स्वयं नहीं संश्लेषित करते, ये तो स्वयपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है ये प्रोटीन नहीं है, सही है ये। प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, रासायनिक ऊर्जा में, ऑब्वियस सी बात है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा जो होता है, सूर्य का प्रकाश किस में कन्वर्ट हो जाता है, रसायन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण होए तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, रंध्र द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, जिसे स्टोमेटा बोला जाता है, रंध्र। फिर है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, जिस भाग द्वारा, पत्ती द्वारा। पत्ती में ही क्या होते हैं, स्टोमेटा होता है, ये जो पत्ती है आपकी लीफ है, इसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी के द्वारा CO2 जो होता है वो वायुमंडल से अब्जॉर्ब होता है, तो ये ऑप्शन नंबर घ वाला ये सही हो जाएगा। आपका टोटल एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा ये समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस टाइप का है, मतलब चैलेंज टाइप का है कि ये अगर क्वेश्चन आप रिवीजन करते हैं, कोई पॉइंट छोड़ते नहीं हैं, तो मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ी हूँ कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो बाहर जाए। बस आपकी समझ के ऊपर है, आप समझ पाए हो उस लेवल तक कि नहीं समझ पाए, ये आपका काम है, मतलब कि हमारा भी काम है, हमारा काम तो अब तो हो ही चुका है क्योंकि मैं चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब आपका काम शुरू होता है, आप क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एक बार में आप स्टूडेंट हैं, एक बार में किसी को नहीं आता, बार बार रिवीजन करना है आपको, ये आपका काम स्टार्ट होता है। अब रिवीजन करना, नोट्स बनाना, सब कुछ करना, इसलिए आप सभी रिवीजन अगर करेंगे तो ये समझ लीजिए चैलेंज है पूरा कि इससे बाहर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना ही गलत होगा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आपको पता होगा इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्या करती थी, पीडीएफ से पढ़ाती थी। मुझे फिर लगता था कि पीडीएफ से पढ़ाने से कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती है वो छूट जाती ही हैं। और रह गई प्रीवियस ईयर की बात, तो प्रीवियस ईयर तो मैं करवाऊंगी ही जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो इसलिए सिलेबस वाइज पहले हम चैप्टर वाइज कर लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर करेंगे। और आप सभी का काम है रिवीजन करना। और एक बात, अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी अगर सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो हमें लगता है कि पता नहीं आपको क्लासें मतलब समझ में आ रही हैं, पसंद जो है वो आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं।
क्योंकि हम लोग को तो इसी से पता चलता है ना कि आप सभी पसंद कर रहे हैं या फिर नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि लाइक नहीं किए या फिर सब्सक्राइब नहीं किए, इसी से पता चलता है। इसलिए सपोर्ट करिएगा अगर आपको क्लास पसंद आए। और दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए, कोई भी इंसान देखिए परफेक्ट नहीं होता, अगर आपको मान लीजिए ना समझ में आए, कहीं आपको कुछ लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो भी आप बताइएगा, क्योंकि जो भी आप इम्प्रूवमेंट बताएंगे अगर मुझे सही लगेगा तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी ज़रूर। ओके, आप सभी रिवीजन और पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।